टॉपिक लिखिए एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम कैटालिस्ट। ये बालक सुनो, जैसे एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम जो है मनुष्य के शरीर में के जो पाचन क्रिया होता है या और भी एक्टिविटी है उसको बढ़ाने काम करता है ना। तो जब उत्प्रेरण की क्रिया एंजाइम के द्वारा होता है, जब उत्प्रेरण क्रिया मतलब कि अभी क्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने का जो काम एंजाइम करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। और जबकि इसके पहले आप क्या पढ़े थे कि अभी क्रिया के दर को जो बढ़ाने या घटाने काम करे तो उत्प्रेरक कहते थे, लेकिन वही काम मुझे कौन कर रहा है, तो यही से एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक ना। तो चलो लिखिए, जब जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरण की क्रिया एंजाइम के द्वारा होता है। उत्प्रेरण की क्रिया एंजाइम के द्वारा होता है तो उसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। तो उसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। और यह केवल जीवित कोशिका में होता है ना, मृत कोशिका में नहीं। चलिए अब टॉपिक लिखिए एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं। एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं। पहला नंबर लिखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की दक्षता। एंजाइम उत्प्रेरण की दक्षता अति उच्च होती है। अति उच्च होती है। इसके अणु प्रति मिनट 10 के पावर 8 अभिकारक अणु का 10 के पावर 8 अभिकारक अणु का प्रतिफल में परिवर्तन करते हैं। प्रतिफल में परिवर्तन करते हैं। देखो क्या बोले कि जो एंजाइम का जो दक्षता होता है यानी कि अभिकारक को प्रतिफल में बदलने की कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होता है। वो हर 1 मिनट में 10 के पावर 8 अणुओं को अभिकारक के प्रतिफल में परिवर्तित कर सकता है। सोच लो कितना फास्ट काम करता है एंजाइम। हम लोग के शरीर में हर एक भाग में रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। हम लोग के पूरा शरीर में हर सेकंड में 10 के पावर 37 रिएक्शन होता है। पूरा बॉडी में 10 के पावर, मनुष्य में 1 सेकंड में इतना रिएक्शन होता है। हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि अंदर में क्या हो रहा है, ठीक ना। दूसरा लिखिए, एंजाइम की न्यून मात्रा भी
एंजाइम की न्यून मात्रा भी इसकी उच्च सक्रियता के लिए पर्याप्त होती है। इसकी उच्च सक्रियता के लिए पर्याप्त होती है। उच्च सक्रियता के लिए पर्याप्त होता है, यानी कि इसका थोड़ा सा जो मात्रा है ना, वह भी जो है बहुत सारे अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित कर देगा। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो लिखिए तीसरा, एंजाइम प्रोटीन अणु के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन अणु के बने होते हैं जो विटामिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। जो विटामिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। जो विटामिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। आगे लिखिए चौथा, एंजाइम उत्प्रेरण का अनुकूल पीएच मान। अगला बोल रहे हैं चौथा, एंजाइम उत्प्रेरण का अनुकूल पीएच मान। अनुकूल पीएच मान 5 से 7 तक होता है। 5 से 7 तक होता है। 5 से 7 तक होता है। देखिए जैसे कोई भी जीव है ना, तो यदि किसी भी जीव का शरीर जो है दूसरे कारण से प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, एगो तापमान से या एगो पीएच मान से। यदि शरीर का आपका पीएच मान घट जाएगा तो भी आपका कहानी खत्म, और पीएच मान बढ़ गया तो भी तब कहानी। तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी जीना मुश्किल, और तापमान बहुत कम हो जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादातर जहाँ गर्म प्रदेश होता है, चाहे जो जहाँ बहुत ठंडा होता है, वहाँ पर जीव लगभग नहीं के बराबर होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जीव बहुत कम होते हैं, जो उसमें केवल सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि धरती पर से कोई भी जीव का विनाश होगा ना, तो केवल 2 ही कारण से, वो पीएच मान में परिवर्तन से या एक ठो तापमान में परिवर्तन से। हम लोग का शरीर का जो एंजाइम है 5 से 7 के बीच में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जब पीएच मान 5 से 7 के बीच में होता है, तो अब एक ज्यादा हो जाएगा तैयो खतरा, कम हो गया तैयो खतरा। आगे लिखिए, सह एंजाइम की उपस्थिति में, हाँ 5वां लिखिए, सह एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए जैसे स्व एंजाइम होता क्या है, जैसे एंजाइम का काम है जैविक क्रियाओं को बढ़ाना या घटाना, शरीर के प्रक्रिया को बढ़ाना, ठीक ना। आज जो एंजाइम को इस काम में मदद करता है, एंजाइम को इस काम में, वो कहलाता है आपका स्व एंजाइम। यानी कि जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा ना, वही स्व एंजाइम कहलाता है। जैसे एंजाइम अभिक्रिया के क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा वो वाला स्व एंजाइम। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, वो चुगली करता है, ठीक ना, एने ओने, तो एंजाइम होबे करेगा, काम करबे करेगा। लेकिन ओकरो एगो उत्प्रेरित करता है कि जान चुगली करने, फलने जगह जाके करो, चिल्लने जगह जाके करो, जल्दी जल्दी करो, तो वो कौची कहलाएगा, जो ओकरा एक्टिवेट करे काम करेगा, ठीक ना। जो चुगली करता है तो एंजाइम उत्प्रेरक होबे करता है, और जो ओकर क्रियाशीलता को बढ़ाइले रहता है, गे जल्दी आओ, तो वही क्या कहलाता है। 6ठा लिखो, एक विटामिन के साथ एंजाइम का उपयोग करने पर, एक विटामिन के साथ एंजाइम का उपयोग
करने पर एंजाइम का उपयोग करने पर एंजाइम की क्रियाशीलता में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। अत्यंत वृद्धि हो जाती है। यदि विटामिन के साथ एंजाइम का प्रयोग कर दिया जाए ना, वह और शरीर की क्रिया क्या कर देगा। चलिए नोट लिखिए एगो, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बदलते हैं, 310 आता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन ताप पर एंजाइम अति क्रियाशील होता है। एंजाइम अति क्रियाशील होता है जिस ताप को एंजाइम का अनुकूल ताप या वांछनीय ताप कहते हैं। अनुकूल ताप या वांछनीय ताप कहते हैं। वांछनीय ताप कहते हैं। जानबे का वांछनीय, जिस जानबे करते हैं कि मनुष्य के शरीर का एंजाइम सबसे ज्यादा कितना पर क्रियाशील रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पाचन बहुत अच्छा से होता है, शरीर का सारा क्रिया, आपका मन दम फ्रेश रहेगा। लेकिन जैसे तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मन बेचैन हो जाएगा, कम भी हो जाएगा तो भी शरीर गड़बड़ा जाता है। क्योंकि जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, वो सब क्या होता है, बिगड़ जाता है, स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। ज्यादा फास्ट होगा तैयो दिक्कत, कम होगा तैयो दिक्कत। बुखार है, देखो जैसे ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, वो कितना पर काम करता है, 37 डिग्री। सबको मालूम है कि बाहरी बैक्टीरिया वायरस हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते रहता है, लेकिन हम लोग के शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है तो उससे लड़ने का काम। तो सब दिन माने हमने सबके एंटीबॉडी जीतेगा। बाहर से सब मेहनत कर रहा है उतना, तो वो सब कभी सफलता मिलना चाहिए ना। तो जिस दिन वो प्रभावी हो जाता है ना हम लोग पर, हम लोग बॉडी लगातार उसको मारते रहता है, हम लोग पता नहीं चलता है, लेकिन कहियो तो वो जीतेगा ना। तो जहिया वो जीत जाता है तहिया हमारा एंटीबॉडी हार जाता है। तो कुछ समय के लिए हम लोग बीमार रहते हैं, लेकिन कई दिन तक कब्जा करके रखेगा वायरस और बैक्टीरिया। शरीर के एंटीबॉडी हम लोग दवाई खा के उसको क्या करते हैं, उसको शरीर मजबूत कर देते हैं, फिर वो मार के क्या करता है, लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी बीमारी ठीक होता है, ऐसी बीमारी होता भी है शरीर में। हर समय बैक्टीरिया वायरस अटैक करते रहता है, हर समय शरीर। लेकिन कहा होता है ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो वो सब लगातार कोशिश करते रहता है, उसको भी सफलता का वक्त मिलता है, पहले भर के लिए, लेकिन मिलता जरूर है। चलो अब लिखो वर्धक। प्रोमोटर, लिखिए। देखिए वर्धक क्या होता है, जैसे एक आपको पढ़ा है 100 एंजाइम। 100 एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और वर्धक क्या होता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है ना, उसी को हम वर्धक कहते हैं। तो लिखिए वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को
बढ़ा देता है, लेकिन यह पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है। लेकिन यह पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है। लेकिन यह पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है, उसे वर्धक कहते हैं। उसे वर्धक कहते हैं। ये खुद उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि दो कोई लड़ाई किया तो वो खुद लड़ाई में लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन दूसरा का कहेगा कि ये बड़ा कौन लड़ाई कर लेगी, कौन है, मतलब बतवा के बढ़ावा लगे, तो वही हो गया तुम्हारा कौन चीज, वर्धक। जैसे लिखिए NH3 के उत्पादन में, NH3 के उत्पादन में Fe उत्प्रेरक होता है, Fe उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक होता है, लेकिन मॉलिब्डेनम सिंबल क्या होता है, MO, लेकिन मॉलिब्डेनम उसकी उत्प्रेरण क्रिया में वृद्धि करता है। लेकिन मॉलिब्डेनम उसके उत्प्रेरण क्रिया में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। अतः MO एक वर्धक है। अतः MO एक वर्धक है। इल रिएक्शन याद है आपको, MO लिख लेते पीछे, Fe ऐसे करके कौची बना था, ना, लिख लीजिए अमोनिया गैस। ठीक ना। तो ऐसा भी कोई पदार्थ जिसे जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई पदार्थ हो जाएगा जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता घटाता भी होगा, तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक विष या विष कारक। तो लिखिए था टॉपिक, उत्प्रेरक विष या विष कारक। लिखिए वैसा पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। वैसा पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, वैसा पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, उसे वर्धक कहते हैं। सॉरी वर्धक नहीं, क्रियाशीलता नष्ट कर देता है उसे विष है, कौची है, उत्प्रेरक विष, सॉरी कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। नष्ट कर देता है, रोक मतलब सफर रोक देता है। जैसे लिखिए संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में PT उत्प्रेरक की सक्रियता, प्लैटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता, प्लैटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को
आर्सेनियम ऑक्साइड, आर्सेनियम ऑक्साइड ऐसे लिखना, आर्सेनियम ऑक्साइड नष्ट कर देता है या कम कर देता है, नष्ट कर देता है या कम कर देता है, नष्ट कर देता है या कम कर देता है। अतः देखो बोर्ड पर AH2O3 उत्प्रेरक विष है, अतः AH2O3 उत्प्रेरक विष है, ठीक ना। आर्सेनियम ऑक्साइड की फॉर्मूला है। अब लिखिए संदमक, संदमक संदमक इनहिबिटर्स, लिखिए वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद कर देता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद कर देता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद कर देता है, मंद कर देता है, उसे संदमक कहते हैं, उसे संदमक कहते हैं। जैसे H2O2, H2O2 जिसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 के अपघटन का दर, के अपघटन का दर ग्लिसरीन या एक्टामाइट की उपस्थिति में मंद हो जाता है, ग्लिसरीन या एक्टामाइट की उपस्थिति में मंद हो जाता है। अतः एक्टामाइट या ग्लिसरीन संदमक है, अतः एक्टामाइट या ग्लिसरीन संदमक है। चलिए अब लिखिए टॉपिक एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर, एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर। इस चैप्टर में जितना अंतर पढ़ाएंगे ना उनमें से एग्जाम में पक्का ये कोई आएगा, ठीक ना, चाहे जितना अंतर हो इस चैप्टर में। एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर, एक तरफ एंजाइम लिखिए, दूसरा तरफ उत्प्रेरक पर लिखिए। उत्प्रेरक लिखिए एंजाइम में इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी संरचना जटिल होती है, जटिल होती है। उधर लिखिए इसकी संरचना साधारण होती है, इसकी संरचना साधारण होती है। होती है। दूसरा लिखिए
यह जीवित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यह जीवित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यह जीवित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उधर लिखिएगा कि यह जीवित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। यह जीवित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। तीसरा लिखिएगा कि एंजाइम की क्रियाशीलता अति विशिष्ट होती है। एंजाइम की क्रियाशीलता अति विशिष्ट होती है। अति विशिष्ट होती है। उधर लिखिएगा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम विशिष्ट होती है। कम विशिष्ट होती है। एंजाइम ज्यादा क्रियाशील कि उत्प्रेरक? एंजाइम। चौथा लिखिए, एंजाइम के लिए ताप एवं पीएच मान नियत होता है। एंजाइम के लिए ताप एवं पीएच मान नियत होता है। ताप एवं पीएच मान नियत होता है। कैसे कि फिक्स टेम्परेचर पर आप फिक्स पीएच मान पर काम करता है ना। ज्यादा पीएच मान या कम पीएच मान या अधिक तापमान या कम तापमान पर क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जबकि उत्प्रेरक तो निर्जीव है, ओकरा लिए कोई फिक्स नहीं है। लिखिए, उत्प्रेरक के लिए ताप एवं पीएच मान नियत नहीं होता है। उत्प्रेरक के लिए ताप एवं पीएच मान नियत नहीं होता है। ताप एवं पीएच मान नियत नहीं होते हैं। अगला लिखिएगा, देखिए रिएक्शन है अगला, ठीक ना। एक तरफ लिखिएगा जैसे इसे देखिए, ग्लूकोज इसको जाइमेज जो होता है ना, जाइमेज जीवाणु होता है सब, वो बदल देता है एथेनॉल में। एथेनॉल यानी कि CO2 अब प्लस CO2 में। हाँ, एक तरफ है खाली। अतः जाइमेज यहाँ पर कौन सी है? एंजाइम है। एंजाइम में लिखेगा, तुम कॉपी में लिखो। अतः Fe बराबर उत्प्रेरक पांचवा है, लिखिए। चलिए अब लिखना है नया टॉपिक जैसे सह एंजाइम। सह एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं को एंजाइम।
लिखिए, वैसा पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। वैसा पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। वैसा पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम कहते हैं। जैसे Na+ Mn2+, Cobalt2+, Cu2+, आयन एंजाइम के साथ एक कमजोर बंधन बनाकर, एंजाइम के साथ एक कमजोर बंधन बनाकर उसके क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। कमजोर बंधन बनाकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब लिखिए अगला टॉपिक, निरोधक या विष। निरोधक या विष। विष 20 नहीं, पॉइजन। लेकिन वैसा पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता में बाधक होता है। वैसा पदार्थ है जो एंजाइम की क्रियाशीलता में बाधक होता है। वैसा पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता में बाधक होता है, उसे निरोधक या विष कहते हैं। उसे निरोधक या विष कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, Ag+, Hg2+, Hg+, एंजाइम की सतह पर उसकी क्रियाशीलता समूह के साथ है। उसके क्रियाशीलता समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देता है। उसे निष्क्रिय कर देता है। देखिए एंजाइम है, ठीक ना। एकरा साथ है, जैसे एंजाइम के साथ बंधन जुड़ा होता है SH। जैसे एंजाइम है ना, तो एंजाइम के इसमें क्रियाशीलता समूह होता है SH। जैसे एंजाइम एक्चुअल में कार्बनिक यौगिक है, जिसके अंतिम में SH जुड़ा रहता है। तो उसके साथ जब आपका सिल्वर या पारा रिएक्शन करता है ना, तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। जैसे एस मतलब सल्फर, H मतलब, तो ये हाइड्रोजन के क्रम से विस्थापित कर देता है। तो खाली बचा है कौन चीज? एस।
आई अलगे कौन हो जाएगा एकदम से एच प्लस अलग हो जाएगा। जैसे एस एच जो है ना तो ये तरीन मूलक होबे करता है, ये कौन है दान मूलक। तो ये एज ही जाके जुड़ जाता है, एच को क्या करता है। यदि आपके खून में सिल्वर की मात्रा बढ़ जाएगी या चाहे आप पारा की मात्रा, तो आप आराम से मरने के लिए तैयार हो जाइए। मिस्टेक से पारा आपके शरीर में चल गया ना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो आपको एकदम मृत्यु क्या है निश्चित है। वो साइंटिस्ट थे जो लैब में काम करते थे, तो हुआ तक आने कि उसका ऐसी कुछ मरकरी की यौगिक था, पारा की यौगिक, तो उसका स्किन पर गिर गया था, स्किन पर गिर गया था तो जहरीला पदार्थ था। और ग्लव्स पहन लेते तो सोचिए कि ग्लव्स के ऊपर गिरा है तो अंदर में कुछ है, लेकिन ग्लव्स को पार करके चला गया था ऊपर से, उसको पता भी नहीं चला था, उसकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो गया था। स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने से उसका 2-3 महीना के बाद मानसिक स्थिति जो है बिगड़ने लगा, पारा की मात्रा बढ़ने के कारण। अब पारा की मात्रा बढ़ने के कारण मानसिक स्थिति बिगड़ने लगा, तो चलते चलते लड़खड़ाने लगता था, तो कभी कभी गाड़ी उसको धुंधलाने जाता था, तो एक बार गाड़ी एक्सीडेंट कर दी लेकिन फिर भी बच गई। तो जांच में पता चला गया कि कैसा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका शरीर के अंदर में पारा की मात्रा था, जो बाद में पता चला कि पारा जो है जल में घुलनशील होता है, तो उसको जल के द्वारा निकाल दिया था। लेकिन वैज्ञानिक लोग के फिर पता चला कि नहीं, पारा वसा में भी घुलनशील होता है। हम लोग के वसा शरीर में सबसे ज़्यादा किस अंग में होता है, तो दिमाग में सबसे ज़्यादा फैट होता है, तो पारा जो उसके दिमाग में भी घुल चुका था, पारा दिमाग में भी। तो वो एक दिन मर गए, धीरे धीरे दिमाग सुस्त होते चल गया, और वो मतलब जिंदा थी लेकिन ऐसे कल ताकती थी लेकिन कोई एक्टिविटी थी, ये दिमाग धीरे धीरे ब्लॉक हो गया, तो एक दिन क्या हो गए, मर गए। तो पारा जो हमारे शरीर के अंदर चल जाएगा, पारा कोई पी लेगा तो कहानी धीरे धीरे करके नहीं जाएगा, इसी तो लगा रहता है उसके ऊपर धातु का, फूट के चल जाएगा मुंह में, तो कहानी खत्म है। धीरे धीरे करके अचानक वही दिन नहीं, 2-3 महीना के बाद मौत लिखल है। चलिए नहीं, एगो नोट लिखो, वो नहीं लिखा अभी तक ले, लेकिन नोट है सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स कोमा वेनिसिलिन, सॉरी वेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कोमा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अरे जो दवाई के नाम में रखा था स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि इत्यादि एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, इत्यादि एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, जो न्यूमोनिया कोमा डिसेंट्री कोमा हैजा इत्यादि बीमारियों को ठीक करता है, इत्यादि बीमारियों को ठीक करता है, इत्यादि बीमारियों को ठीक करता है। जगह में उल्टी 10 ये सब नहीं होता, लगातार उल्टी पुल्टी, कदम उल्टी लगातार होना शुरू हो गया तो उल्टी, फिर पतला पैखाना, मतलब एक ही साथ उल्टी भी होगा वो होगा, तो उसी का करता है जा। अब होता है बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से, या गंदा पानी पीने से, या दूषित भोजन करने से। डिसेंट्री जो है दिमाग का, जैसे सेल का हम लोग का शरीर का डिसऑर्डर होता है, मतलब सही तरीका से काम, मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, ठीक ना।